चैप्टर 8 में हम बात करेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश की। देख, खिलजी वंश का पहला क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी क्या थी। देखिए, यादव शासकों की राजधानी तुम्हारी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी इनकी राजधानी थी। देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में था और यह सन 850 ईस्वी से लेकर 1334 ईस्वी तक रहा। इसकी राजधानी दौलताबाद के देवगिरी में थी। देखिए, यादव भारत का राजवंश था। कहाँ का था? भारत का राजवंश था, जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में, देखिए, तुंगभद्रा नदी से लेकर नर्मदा नदी तक शासन क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा इसका आंसर होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। कीर्ति स्तंभ राजस्थान में चित्तौड़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1448 ईस्वी में मालवा के सुल्तान, क्या था, मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हराकर उसकी विजय की यादगार में मनाया गया था। और देखिए, जो ये चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, ये इष्ट देव विष्णु के निमित्त है। कीर्ति स्तंभ बनवाया था जिसकी ऊंचाई 22 मीटर थी और यह 7 मंजिला था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था। देखिए, मलिक काफूर ने दिल्ली का सेनापति था जिसने मदुरै पर आक्रमण किया था और जो सफल भी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेकिन नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनारों में खरीदा? देखिए, 1000 दिनारों में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1298 में गुजरात विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में दे दिया गया था। किसको दिया गया था? मलिक काफूर को तोहफे में दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक काफूर ने खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरई को जीतकर दक्षिण राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस खान से निकाला जाता है। देखिए, खान है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। किस खान से निकाला गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर हीरा निकाला जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अनमोल कोहिनूर हीरे का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। क्या होता है? रोशनी का पहाड़। कोहिनूर हीरे की खोज वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गुंटूर, देखिए, गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी, जो अब ब्रिटेन की महारानी के पास है। अगला प्रश्न, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। देखिए, द्वितीय सिकंदर की बात करें तो हम अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। इनको किस कारण से जाना जाता था वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर शाहनी मतलब द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? क्योंकि वह विश्व को जीतना चाहता था। इसका शासन दिल्ली में 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। वह अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरई तक विस्तार कर चुका था। अगला प्रश्न, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार अधिनियम नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से दिल्ली में आया। दिल्ली पर उस समय किस सुल्तान का शासक था वो डिस्कस करते हैं। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से दिल्ली में आया। उस समय सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में 1333 ईस्वी में कौन से सन में आया था? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आए थे। दिल्ली सुल्तान ने उनका स्वागत किया और उन्हें दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया तथा साथ ही सन 1342 ईस्वी में उन्हें सुल्तान का राजदूत के रूप में चीन भी भेजा गया। देखिए, इनको चीन भी भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनाकर, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है राहिला। इस राहिला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक किस क्षेत्र में कुशल थे? देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर डी दर्शन शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था। कहाँ कब से कब तक किया था? 1325 ईस्वी से लेकर 1351 तक। इन्होंने 2 भाषाओं में विद्वान कहलाइए, एक अरबी और दूसरी भाषा थी फारसी भाषा। खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, तर्क शास्त्र आज भी पारंगत था। देखिए, इनको खान, दुनिया का खान भी कहा जाता था, और ये जो दुनिया का खान कहा जाता था ये इनका उल्लेख है राजमुंद्री अभिलेख में। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? देखिए, ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने खैरात विभाग तथा सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाए थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक, फिरोज तुगलक जिनका शासनकाल था सन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बने थे। इनका काल जनहित के कार्यों के लिए था तथा खासकर ब्राह्मण और हिंदू के विरोधी जो थे उनके लिए प्रसिद्ध रहा था। इन्होंने 24 कष्टकारी करों को समाप्त किया था तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? देखिए, किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया है? इनको बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसने सन 1329 ईस्वी से लेकर 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी के सिक्के को बंद कर कर किसके सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका शासनकाल 329 से लेकर 330 ईस्वी तक की बात की जा रही है, इन्होंने चांदी और सोने के सिक्कों को हटाकर तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही मशीनें लगा रखी थी जो टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करती थी, जिससे यह नीति असफल रही। अब देखिए, जो ये नीति इनकी असफल हो चुकी थी, इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुंडलई से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को असफल शासक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे व्यवहारिक व्यक्ति नहीं थे। जो भी वे नीति बनाते थे उनकी नीति असफल हो जाती थी। क्या है? उनकी नीति हर बार असफल होती थी क्योंकि उनकी नीति सैद्धांतिक थी, व्यवहारिक नहीं थी। अगला क्वेश्चन से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है क्योंकि उनकी ज़्यादातर नीतियाँ असफल रही। उनकी नीति सिद्धांत पर आधारित थी। जो वे नीति बनाते थे वो सिद्धांत पर आधारित होती थी। उनकी नीति व्यवहारिकता की कमी होती थी। अगला प्रश्न, वर्तमान दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की तथा वह अब कहाँ स्थित है? देखिए, अब जो उनकी राजधानी है वह है औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। औरंगाबाद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी, दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। क्योंकि उनकी नीति असफल रहती थी, उन्होंने पुनः क्या किया, उन्होंने पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले आया। इनकी बहुत सारी नीति असफल रही। क्यों रही? क्योंकि उनकी नीतियों में व्यवहारिक कम, सैद्धांतिक ज़्यादा होती थी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वह कौन था? देखिए ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले फिरोज तुगलक थे।